हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 11 के बारे में। धारा 189 से लेकर यानी 189 से 197 तक के प्रोविजन के बारे में कवर करने वाले हैं, जहां पर लोक प्रशांति के विरुद्ध यानी कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका आता है अनलॉफुल असेंबली यानी कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, ये कब बनता है, और विधि विरुद्ध जमाव जो है वो बलवा में कब कन्वर्ट होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका आता है कॉमन ऑब्जेक्ट यानी सामान्य उद्देश्य क्या होता है। एक होता है सामान्य आशय और दूसरा क्या होता है सामान्य उद्देश्य। ये क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, और आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 देखिए, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के विषय में क्या बताया है, यानी कि लोगों की शांति भंग करने वाला जो अपराध है वो क्या कहलाता है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। अब इसको हम जो चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 4 भाग कौन कौन से आ जाएंगे। आपका जो पहला भाग आता है वो है आपका अनलॉफुल असेंबली यानी कि विधि विरुद्ध जमाव। पहले कहाँ पे था, सेक्शन 141 में स्टार्ट होता था आपका विधि विरुद्ध जमाव आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में। अब यहाँ पे कहाँ कर दिया गया, सेक्शन 189 और 190, ये 2 धाराएं हैं। 2 धाराओं में क्या बताया गया है, विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, कितने व्यक्तियों द्वारा क्रिएट होता है, ये हो गया। अब विधि विरुद्ध जमाव का एक गंभीर रूप है, वो क्या है, बलवा यानी कि रायट। बलवा क्या होता है, बलवा जो आपका एक हिंसक रूप है, किसका, विधि विरुद्ध जमाव का, अनलॉफुल असेंबली का। अब ये किस में बताया गया, सेक्शन 191 से स्टार्ट होता है 193 तक में। साथ ही साथ इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, 195 भी इसी में पढ़ना है, किसके लिए, बलवा के लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है दंगा। दंगा 194 में बताया गया है कि दंगा क्या होता है, आफरे जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है, वर्गों में शत्रुता को बढ़ावा देना, यानी कि विभिन्न जो वर्ग समुदाय हैं तो उनमें क्या करना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या करना, एक शत्रुता को बढ़ावा देना। तो उसके बारे में प्रोविजन कहाँ, 196 और 197। तो ये है आपको 189 से लेके 197 तक के शॉर्ट में पूरा डिवाइडेशन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर पहले पार्ट की, तो जो चारों पार्ट है इसको आज ही के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब विधि विरुद्ध जमाव, इसका अर्थ देखिए। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब क्या होता है, इसका विधि विरुद्ध, ठीक है, 2 शब्द लिखे हुए हैं, विधि और विरुद्ध, यानी कि जो लॉ के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, कोई असेंबली हो रही है, ठीक है ना, असेंबल हो रहे हैं लोग, लॉ के अगेंस्ट विधि के विरुद्ध जमाव हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, विधि विरुद्ध जमाव। सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्या है, अवैध सभा जिसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, विधि विरुद्ध जमाव क्या बोल सकते हो, अवैध सभा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ देखिए, जो हमारा जो कॉमन लॉ है, ठीक है ना, जो इंग्लिश लॉ था पहले का, ठीक है, और जो हमारा दूसरा है इंडियन लॉ, जो हमारे जो भारत में प्रचलित है। अब कॉमन लॉ की बात की जाए तो कॉमन लॉ में तो जमाव के लिए ना, विधि विरुद्ध जमाव के लिए 3 या अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। वहीं अगर हम भारतीय विधि की बात करते हैं, इंडियन लॉ की बात करते हैं, तो यहाँ कम से कम 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए। ये माइनर से डिफरेंस है कॉमन लॉ और इंडियन लॉ के अनलॉफुल असेंबली में, ठीक है। अब यहाँ पे अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। तो जो हमारा सेक्शन 189 है, सेक्शन 189 क्या कहता है, विधि विरुद्ध जमाव। अब जब हम इंडियन पिनल कोड को देखते थे आईपीसी, तो वहाँ पे 141 से लेके 145, साथ ही साथ 150, 151, 157 और 158, ये इतने सारे सेक्शन को मिलाकर क्या कर दिया गया है, सेक्शन 189 कर दिया गया, इससे एक सेक्शन, यानी कि आपको ज़्यादा धाराएं रटने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कर दिया, इतने सारे धाराओं को एक धारा में मर्ज कर दिया। हाँ, अब ये अलग बात है कि इसमें कई सारे क्लॉजेस जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे सेक्शन, कहीं ना कहीं तो इसको एडजस्ट करेगा, तो एक धारा में एडजस्ट कर रहा है तो क्लॉजेस में एडजस्ट कर दिए।
अब इसकी हेडिंग क्या है, विधि विरुद्ध जमाव। अब विधि विरुद्ध जमाव कब क्रिएट होगा, कब गठित होता है, तो यहाँ पे देखिए 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव। तो जमाव सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, आपके 5 या 5 से अधिक होने चाहिए, 5+ होने चाहिए जमाव के लिए। अब विधि विरुद्ध जमाव ये कब कहलाएगा, यानी कि असेंबल तो हो सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप 50 लोग हो, 100 लोग हो, 100 लोग भी एक जगह असेंबल हो सकते हो, वो विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको आर्टिकल 19 आपको राइट देता है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो। जब पीसफुली शांतिपूर्ण यहाँ पे सम्मेलन कर सकते हो, एक दूसरे से मिल सकते हो, तो उसको विधि विरुद्ध जमाव घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाव ये कब कहलाएगा, 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह, यदि निम्न सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में जमाव गठित हुआ हो। अब यहाँ पर नीचे 5 क्या बताए गए हैं, 5 उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य बताए गए। अगर उन सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जमाव हुआ है, ठीक है, 5 अधिक व्यक्तियों का जमाव का गठन हुआ है, किस चीज़ के लिए, जो निम्न 5 सामान्य उद्देश्य बताए गए उनमें से किसी एक की प्राप्ति के लिए अगर ऐसा जमाव गठित हुआ है, तो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कि आपका जो जमाव है वो है आपका विधि विरुद्ध जमाव, यानी कि अनलॉफुल असेंबली है। अब उसमें जो हमारा पहला सामान्य उद्देश्य आता है, इसमें पहला सामान्य उद्देश्य क्या बताया गया है कि यदि आपका जो जमाव है, विधि विरुद्ध जो जमाव है, वो किस चीज़ के लिए जमाव इकट्ठा हुए हैं, एक साथ गठित हुआ है, कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद या विधानमंडल या किसी लोक सेवक को क्या करना, आपराधिक बल या फिर आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करना। ये पहला चीज़ हो गया। कब किसको आतंकित करने की बात कर रहा है, या तो पहला आता है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य या तो राज्य सरकार, या तीसरा संसद, या चौथा विधानमंडल, या फिर पांचवा कोई ऐसा लोक सेवक है जो अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, यानी जो उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी कर रहा है, तो उसको आतंकित करना। और किन चीज़ के माध्यम से, किन साधनों के माध्यम से, या तो आप आपराधिक बल का प्रयोग करते हो या फिर आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना, पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, या तो आतंकित करने के लिए होना चाहिए ऐसा जमाव, तब ये विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। दूसरा, यदि मान लीजिए कोई लॉ आप पास हुआ है या फिर विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करने के लिए आपने कोई जमाव इकट्ठा किया है, जैसे CAA आया था, ठीक है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके विरोध में भी बहुत सारे यहाँ प्रोटेस्ट चले थे। तो वो क्या हुआ भाई, एक लॉ है, लॉ को आपने क्या किया, उसका निष्पादन ना हो सके, उसके लिए आप प्रतिरोध करने के लिए क्या कर रहे हो, एक जमाव इकट्ठा कर रहे हो, कई लोगों का संगठन है, ठीक है, कई लोग इकट्ठे हो रहे हो एक जगह, और किस चीज़ के लिए, ताकि उसका निष्पादन नहीं कराया जा सके, उसका एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सके विधिक प्रक्रिया को। तीसरी चीज़ आती है, तीसरा आपका जो सामान्य उद्देश्य आता है वो है आपका रिष्टि आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करने के लिए, यानी कि आप इकट्ठे किस चीज़ के लिए हो, या तो आपने मिसचीफ करने के लिए, रिष्टि करने के लिए, या आपराधिक अत्याचार करने के लिए, या फिर अन्य कोई आपराधिक या फिर कोई अन्य ऑफेंसेस करने के लिए क्या कर रहे हो, आप इकट्ठे हो रहे हो। ये क्या है, ये आपके जो सामान्य उद्देश्य बताए गए हैं, एक के बाद एक सामान्य उद्देश्य बताए गए, 3 सामान्य उद्देश्य हो गए। चौथा आता है आपका कि आपने जो आप ऐसा आपराधिक बल है या फिर आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा क्या कर रहे हो, किसी की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हो करने के लिए, ठीक है, या उसकी संपत्ति को अभिप्राप्त करने, कब्जा अभिप्राप्त करने के लिए, या फिर किसी मार्ग या जल के उपभोग से वंचित करने के लिए, मतलब कि किसी व्यक्ति को अधिकार है किसी पर्टिकुलर मार्ग से जाने की, पर्टिकुलर रास्ते से जाने का, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर किसी तालाब से या फिर कहीं से भी पानी भरने का, पानी पीने का अधिकार है, और वो आप वहाँ से उसको वंचित कर देते हो, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, पहले होता था कि ये नीची जाति का है, ठीक है ना, इसको पानी नहीं पीने देना, पानी नहीं छुएगा, ठीक है, यहाँ बैठेगा नहीं, ये सारी चीज़ें करते हो, तो यहाँ पे उसको मार्ग या जल के उपभोग से वंचित कर देते हो या वंचित करते हो, या फिर संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, अभिप्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो, ऐसा बल का प्रयोग करते हो, आपराधिक बल का या फिर आपराधिक बल का प्रदर्शन करते हो। ये हो गया चौथा। अब पांचवा आता है कि ऐसे बल के द्वारा किसी को वह कार्य करने के लिए आबद्ध करना जिसे वह वैध रूप से करने के लिए आबद्ध ना हो। अब मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है ना, पुलिस वाला है,
पुलिस वाले का काम क्या होता है? अपराध को रोकना या फिर जो अपराध हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करना। अब आप उसकी ड्यूटी है करना, लेकिन आप उसको क्या बोल रहे हैं कि नहीं आप यहाँ पे नहीं करोगे ये काम। आप क्या कर रहे हो? उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हो, या फिर उसको लोप करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। यानी उसका जो कार्य है वो कार्य करने से आप मना कर देते हो, या फिर आप कहते हो कि या तो कार्य करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। नहीं समझे? फिर से एक बार समझते हैं। ऐसे बल के द्वारा किसी को वह कार्य करने के लिए आबद्ध करना जिसे वह वैध रूप से करने के लिए आबद्ध ना हो। यानी कि ऐसा कार्य करने के लिए उसको किसी व्यक्ति को बोलना है जो वह कार्य करने के लिए वैध है नहीं, आबद्ध है नहीं, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है उसको कि वह कार्य करे। आप क्या कर रहे हो? जबरदस्ती उससे वह कार्य करवाने के लिए क्या कर रहे हो? एक जमाव इकट्ठा कर रहे हो। या फिर दूसरा चीज़ को उसको कोई लोप करने के लिए कह रहे हो जिसका वैध रूप से करने का हकदार है। यानी कि उसको कोई कार्य करने का वह अधिकार है, ठीक है ना, वह कार्य करेगा, उसकी ड्यूटी है मान लीजिए कोई करना, और आप कहते हो कि नहीं ऐसा कार्य आप नहीं करोगे। और किस माध्यम से कह रहे हैं? या तो आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा। तो ये 5 आपके सामान्य उद्देश्य आ गए हैं, ठीक है। अगर इन सामान्य उद्देश्य में से किसी की एक को भी प्राप्त करने के लिए आप जमाव इकट्ठा करते हो और 5 से अधिक व्यक्ति हो, वो क्या कहलाएगा? आपका अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा। आइए समझ में, यह है आपका सामान्य उद्देश्य। अब कोई पूछे सामान्य उद्देश्य कौन से होते हैं, तो आपको ये बताना है 5 तरह के सामान्य उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य कहाँ पे बताए गए? सेक्शन 189 में के फर्स्ट क्लॉज में बताए गए हैं, ठीक है। अब स्पष्टीकरण आता है। स्पष्टीकरण एक यहाँ पे कहता है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विध विरोध नहीं था तत्पश्चात विध विरोध जमाव बन सकेगा। यानी कि आप क्या है, जैसे 4 लोग हो, ठीक है, 4 लोग कहाँ गए? चाय पीने गए, ठीक है, एक दुकान पे। अब 4 लोग जा तो रहे हो, आपको कोई इंटेंशन है नहीं इस टाइम पे, आपको कोई विध विरोध जमाव तो है नहीं, आप सीधा साधे शांति से जा रहे हो चाय पीने, 4 दोस्त मिलके। अब वहाँ पे चाय पी रहे थे, वहाँ पे एक और आपका दोस्त आता है 5वां, ठीक है। अब वो कहता है कि हम क्या करते हैं, हमारी एक बिल्डिंग थी जिस पे कब्जा कर लिया गया है, उसको चल के छुड़ाते हैं, वहाँ पे जो भी होगा उसको मार के भगा देंगे, क्योंकि हमारी वो प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे वो कब्जा करके रखा है। 5वां व्यक्ति ऐसा आके कहता है। अब चारों क्या हो जाते हैं? रेडी हो जाते हैं, 5 मिलकर कहाँ जाते हैं? उस बिल्डिंग को खाली करवाने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो विध विरोध जमाव नहीं था इकट्ठा होते समय, लेकिन क्या हुआ कि बाद में क्या बन जाता है? विध विरोध जमाव बन जाता है। ये परिस्थितियों के अनुसार बन गया, ठीक है। तो वही इसका कहने का मतलब है। एक केस भी है शिवाजी सिंह वर्सेस बिहार राज्य, 2009 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी जमाव है, कोई भी असेंबली है, वो जरूरी नहीं कि शुरू से ही विधिपूर्ण हो, यानी कि विधि विरुद्ध हो, ठीक है। वो विधिपूर्ण भी हो सकती है, लॉफुली आप क्या कर रहे हो? असेंबल हो रहे हो। लेकिन वही अगर बाद में क्या हो सकती है? बाद में विधि विरुद्ध बन सकती है, यानी कि लॉ के अगेंस्ट जा सकती है जमाव। ये है आपका। अब बात आती है कि आपका विधि विरुद्ध जमाव क्रिएट तो हो गया, आपने क्रिएट कर लिया, गठित कर लिया। अब गठित करने के बाद आपको पनिशमेंट कहाँ पे मिलेगी? तो पनिशमेंट की बात अब आती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि विधि विरुद्ध जमाव में ना आपको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ उस विधि विरुद्ध जमाव की यह जानते हो कि विधि विरुद्ध जमाव है और उसका कोई सामान्य उद्देश्य है, उसमें आप सम्मिलित होते हो, सिर्फ सदस्यता होती है, तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, सिर्फ सदस्य होने पर भी। वही चीज़ अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव को जानते हुए उसमें सम्मिलित होना या बना रहना, तो ठीक है, कि उस जमाव का सदस्य होगा। यानी कि अगर आप जानते हो कि वह जो जमाव है, जो यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनका एक सामान्य उद्देश्य है, और उस सामान्य उद्देश्य के लिए ना आप भी शामिल हो जाते हो उसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है बहुत जाना माना, ए नाम का व्यक्ति है, बहुत जाना माना व्यक्ति है, इसके बहुत चाहने वाले हैं। अब पुलिस वाले आते हैं ए को गिरफ्तार करने, ठीक है। अब पुलिस वाले आते हैं, अब यहाँ पे एक चाहने वाला है, ठीक है, बी है। अब ये कहता है कि आपको इसको अरेस्ट नहीं कर सकते, ए को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब बी के साथ कई लोग आए, खड़े हो गए,
सामने कि हाँ नहीं ले जा सकते। तो अब जब पुलिस वाले आए इसको अरेस्ट करने, तो बी ने क्या किया, इसको मार दिया, पुलिस वाले को। या तो जान से मारा होगा या फिर थोड़े बहुत मार दिए, चोट पहुंचाई होगी, क्षति कारित की होगी। तो यहाँ पे जो इसके साथ जितने भी सदस्य थे ना, अगर उनको पता था किस चीज़ के लिए है ये, पुलिस वाले क्यों आए थे, ताकि विधि का निष्पादन हो सके। वो एक आदेश पे ही आए होंगे गिरफ्तार करने। अब आप विधि का निष्पादन नहीं हो सके, इसलिए आप वहाँ पे इकट्ठे हो गए हो। तो जो भी सदस्य हैं, भले बी ने मारा है, बाकी खड़े रहे, वो भी क्या हो गए, उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ कहता है कि अगर सदस्य भी होगी ना, तब भी आपको कितनी सज़ा होगी, 6 महीने तक की कारावास हो सकता है, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने के आदेश के बाद भी, यानी कि जो विधि विरुद्ध जमाव हुआ है, अनलॉफुल असेंबली हुई है, उसको बिखर जाने का आदेश हुआ है कि आप डिस्पर्स हो जाइए सब लोग। जैसे कलेक्टर आते हैं, कलेक्टर आदेश, मान लीजिए कलेक्टर ने आदेश दिया कि जो जमाव है उसको क्या कर दिया जाए, अलग हो जाओ सभी लोग, शांति से निकल जाओ अपने अपने घर। अभी आप ये जानते हो फिर भी उसमें शामिल हो जाते हो, तो आपको 2 वर्ष तक की सज़ा होगी, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए समझे, ये हो गया। अब एक चीज़ और इसका गंभीर रूप आता है, ठीक है ना। पहले तो आप ये जानते हो सम्मिलित हुए कि वो विधि विरुद्ध जमाव है, तो वहाँ पे 6 महीने की सज़ा हुई। अब बिखर जाने के आदेश के बाद भी उसमें सम्मिलित हुए, 2 वर्ष की सज़ा हुई, बढ़ गई। अब उसके ऊपर भी क्या आता है, उससे ऊपर आता है कि घातक आयुध से सज्जित होकर, यानी कि आप उस जमाव में सम्मिलित हो रहे हो, साथ ही ऐसे हथियारों को लेकर वहाँ पे उपस्थित हो रहे हो, उसमें सदस्यता ले रहे हो जिससे मृत्यु होना संभव है। यानी आपका हथियार ऐसा है, धारदार हथियार लेके जा रहे हो जिससे अगर किसी को मार दिया जाए तो मर सकता है, मृत्यु होना संभव है। तो आपको कितनी वर्ष सज़ा मिलेगी, आपको यहाँ पर भी 2 वर्ष की सी सज़ा है, या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। बाकी है तो गंभीर रूप उसका, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का ऐसा जमाव जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभव है। यानी कि 5 या अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, और उनके इकट्ठा होने से ना क्या हो रहा है, लोगों में शांति भंग हो रही है। लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आने जाने में परेशानी हो रही है, वहाँ पे हल्ला कर रहे हो, ठीक है, शांत नहीं रह रहे हो, तो वहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है। और ऐसे जमाव को अगर बिखर जाने के आदेश के बाद भी उसमें शामिल रहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 6 महीने तक की सजा, जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका क्या है, पहला तो 189 का फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज और ये 4th क्लॉज, ये 3 क्लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने का, उसका सदस्य होने के लिए भाड़े पर नियोजित करेगा। यानी कि ए नाम का बंदा है, ये चाहता है कि किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सके, इसलिए वहाँ पे जमाव करना है, ठीक है ना, कई लोगों को इकट्ठा करना है। अब ये क्या करता है, कई लोगों को बुलवाता है भाड़े पे, यानी कि उनको पैसे देकर बुलवाता है कि आपको इस भीड़ में इकट्ठा होना है सबको। अब ये जो काम कर रहा है ना ये, तो उसको भी यहाँ पे दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे दंडित किया जाएगा कि मानो उसने स्वयं ने उस अपराध को किया है। अब भले ए वहाँ उस टाइम पे भीड़ में ना रहा हो, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि वो जमाव का सदस्य रहा था और इसने क्या किया है, स्वयं ने अपराध किया है, ऐसा माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के लिए अपना गृह या अपने अधिभोग के अधीन किसी परिसर को संशय आश्रय देता है। यानी कि अपना जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं उनको क्या करता है, अपने घर में पनाह देता है, अपने अधिभोग के अधीन, उसके अधिभोग में जो भी परिसर है, ठीक है, अब वहाँ पे उनको आश्रय देता है, संश्रय देता है, तो उसको कितने पनिशमेंट मिलेगी, 6 महीने तक के जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों को अगर मैंने क्या किया, पनाह दी, अपने घर में उनको रखा या अपने परिसर में जगह दी, तो मुझे कितनी सज़ा होगी, मुझे 6 महीने तक की सज़ा होगी, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये आपका सेक्शन 189। अब इसका 2 क्लॉज और बचते हैं। 2 क्लॉज क्या कहता है, जो कोई उपधारा 1 के अधीन किन्हीं कृत्यों को करता है, यानी उपधारा 1 में क्या था कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 5 या अधिक व्यक्तियों को जमा होना, ठीक है, या फिर करने में सहायता करता है,
यानी उन कृत्यों को कोई भी करता है या फिर करने में सहायता करता है या फिर भाड़े पर जाने हैं तो प्रयास करता है या ऐसा प्रस्ताव रखता है कि मुझे भी जाना है, ठीक है, तो उसको कितनी सजा होगी, 6 महीने तक की या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं जो उपधारा 8 में जिस प्रकार नियोजित भाड़े पर होने के नाते आयुध के साथ जाता है, यानी कि उपधारा 8 में बताया गया सहायता करता है, भाड़े पर जाने के प्रयास करता है, और वही अगर घातक हथियार के साथ सज्जित होकर जाता है तो उसको 2 वर्ष तक की सजा होगी, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 189। अब सेक्शन 190 आता है। सेक्शन 190 क्या कहता है, विधि विरुद्ध जमाओं का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी है। यानी कि आपने अपराध नहीं किया, आप सिर्फ सदस्य थे, तो आपको क्या माना जाएगा, आपको भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा जो अपराध वहाँ पर हुआ है। ये आपका सेक्शन 149 आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 149 इंडियन पीनल कोड में, ठीक है। इंडियन पीनल कोड में एक था सामान्य उद्देश्य और दूसरा था 34 में आपका सामान्य आशय। तो जो अब सामान्य आशय कहाँ पे बता दिए गए, सामान्य आशय आपका सेक्शन 3 के सब क्लॉज 5 में बता दिया गया है, और सेक्शन 149 जो आपका सामान्य उद्देश्य था, सामान्य उद्देश्य क्या है, सेक्शन 119 में बता दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है यदि विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा उस जमाओं के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाओं के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के बारे में जानता था, उन सभी को क्या मिलेगी, पनिशमेंट यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस सेक्शन 34 जो था इंडियन पीनल कोड के सामान्य आशय की बात करता था, तो सामान्य आशय का मतलब क्या था कि आपका पूर्व मिलन, यानी कि मस्तिष्क का पूर्व मिलन, विचारों का मिलन होना चाहिए। आपने क्या किया, बैठ के पूरा प्लान बनाया कि जाके हमको बैंक में चोरी करनी है, 4 लोग थे, ठीक है, बैठ के प्लानिंग बनाया कि 2 लोग अंदर जाएंगे, ठीक है, एक गाड़ी में रहेगा, गाड़ी स्टार्ट करके रखेगा, और एक यहाँ पे क्या करेगा, एक देख रेख करेगा कि कोई आ तो नहीं रहा, पुलिस वाले तो नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान लीजिए चोरी हुई है, चोरी किसने की है, अंदर बैंक में 2 लोगों ने की, और बाकी जो बाहर खड़े थे ना, उन्होंने भी तो क्या किया, सहायता की है उनकी, तो वो भी क्या हो जाएंगे, 34 के तहत यहाँ पे उन पे भी लग जाएगा, सभी क्या होंगे, पनिशमेंट मिलेगी। वहीं अगर 149 की बात करते हैं तो 149 क्या है कि कोई यहाँ पे पूर्व मिलन की आवश्यकता है नहीं, सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में कोई कार्य किया जा रहा है, और जो व्यक्ति सिर्फ सदस्य हैं और अपराध किसी और ने किया है तब भी उनको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उनकी सदस्यता थी, उसमें पार्टिसिपेशन था, ठीक है, भले ही एक्टिव पार्टिसिपेशन ना रहा हो। अब इसमें एक केस था, केस क्या है, अमजद अली बनाम असम राज्य, 2003 का मामला था। इसमें क्या बताया गया था कि सामान्य उद्देश्य में आक्रमण से पूर्व अभियुक्त गणों का मिलन या मंत्रणा किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी कि जो सामान्य उद्देश्य है उसमें जो आक्रमण हो रहा है, ठीक है, जो अपराध हो रहे हैं, उस अपराध से पहले जितने भी अभियुक्त हैं उन सभी का मिलन आवश्यक नहीं है, कि एक दूसरे से मिले हों, एक दूसरे से मंत्रणा किया हो कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। यह है आपका इस केस के तहत बताया गया था कि कोई मिलन या मंत्रणा किया जाना आवश्यक नहीं है आक्रमण से पूर्व, किसमें, सामान्य उद्देश्य में। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस देखिए, सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य, हालांकि इस सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य में हम डिफरेंस देख चुके हैं। कब देखे थे, जब आपका सेक्शन 3 सब क्लास 5 पढ़ रहे थे, सामान्य आशय वहाँ पर हमने देखा था। एक बार फिर से देखते हैं, सामान्य आशय कहाँ पे परिभाषित है, सेक्शन 3 क्लॉज 5 में बताया गया है, और सामान्य उद्देश्य सेक्शन 190 में बताया गया है। अब सामान्य आशय में कोई आपराधिक कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा उन सबके सामान्य आशय को प्रेरित करने में किया जाना चाहिए, यानी कि सबके बैठ के प्लानिंग की होगी, और उस सामान्य आशय को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो कोई आपराधिक कार्य कर रहे हैं अनेक व्यक्ति यहाँ पे। और उसके बाद अगर सामान्य उद्देश्य की बात आती है तो सामान्य उद्देश्य में किसी विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य होना ही दंडनीय है। यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाना जरूरी नहीं है कि आपने उस अपराध को किया हो, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य में क्या ऐसा होना चाहिए, सिर्फ विधि विरुद्ध जमाओं के आप सिर्फ सदस्य हैं तब भी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, पनिशमेंट मिलेगी। सामान्य आशय में किंतु 2 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और सामान्य उद्देश्य में कम से कम 5 होने चाहिए, और 5 या फिर 5 से अधिक होने चाहिए। सामान्य आशय में विचारों का आदान प्रदान का सक्रिय तत्व विद्यमान रहता है, यानी पहले से सब कुछ रहता है,
और यहाँ पर सामान्य उद्देश्य में सदस्यता मात्र ही पर्याप्त है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि विचारों के आदान प्रदान सक्रिय तत्व विद्यमान रहता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो आपने प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग के हिसाब से वर्क करते हो उस अपराध को करने में। लेकिन सामान्य उद्देश्य में ना, आपको जो भी सामान्य उद्देश्य है सभी का, उसके लिए आप सिर्फ सदस्य ही हैं, आपने कोई कार्य नहीं किया, तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, एक निष्क्रिय तत्व है, एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं भी होगा तब भी चलेगा, सिर्फ सदस्यता मात्र ही यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें विचारों का पूर्व मिलन आवश्यक है। सामान्य आशय में इसमें पूर्व मिलन की कोई आवश्यकता नहीं, जैसा मैंने अभी कि अमजद अली के केस में बताया था। आई होप आपको सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा बलवा। बलवा जो है उस किसका गंभीर रूप है, आपका विधि विरुद्ध जमाव है, उसका एक गंभीर रूप है। ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाव में किसमें, अनलॉफुल असेंबली में जब क्या हो जाता है, हिंसा का रूप ले लेता है, यानी अनलॉफुल असेंबली जब हिंसा का रूप ले लेता है तब क्या हो जाता है, जो आपका विधि विरुद्ध जमाव है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बलवा में। तो अब इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं। ठीक है, इस परिभाषा आप देख सकते हो, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में हिंसा का प्रयोग करना, यानी कि जो आपका सामान्य उद्देश्य था, आपने तो अभी जैसे जमाव किया, जमाव किस चीज़ के लिए था, कि आपको जो 5 सामान्य उद्देश्य बताए गए उसको प्राप्त करने के लिए। अब वहीं अगर सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में कोई हिंसा कर रहे हो, तो हिंसा करोगे तो क्या हो जाएगा, बलवा हो जाएगा। अब इंडियन पिनल कोड में आपको बलवा कहाँ बताया गया था, सेक्शन 146 से परिभाषा थी, उसके बाद पनिशमेंट था सेक्शन 148 तक में। पहले में 146 में क्या था, परिभाषा थी, 147 में क्या था, बलवा के लिए दंड था, और घातक हथियार से अगर बलवा किया जाता तो 148 था। अब उसको एक ही धारा में कर दिया, किसमें, 191 में, बलवा करना। अब इसको देखिए, पहला क्लॉज क्या कहता है, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, यानी कि जो विधि विरुद्ध जमाव है या तो सभी लोगों के द्वारा या फिर उनमें से किसी सदस्य द्वारा क्या किया जाता है, जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना, यानी उनका जो सामान्य उद्देश्य है, आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा उनको रोकना, ठीक है ना, प्रतिरोध करना, या फिर जो भी है उनका सामान्य उद्देश्य, उसको अग्रसर करने में अगर बल का प्रयोग कर देते हैं या हिंसा का प्रयोग करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, आपका बलवा कहलाता है। ठीक है, और ऐसे में जो भी जमाव का प्रत्येक सदस्य होगा बलवा करने का अपराधी होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ आपका यहाँ पे सदस्यता ही पनिशमेबल है, यानी कि अगर आप सदस्य हैं तब भी आपके क्या हो जाएगी, पनिशमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो यही कहता है कि अगर विधि विरुद्ध जमाव जितने भी लोग हैं उसमें अगर सभी ऐसा हिंसा करते हैं या फिर उसमें से किसी के द्वारा भी हिंसा किया जाता है तो सभी को पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है बलवा के लिए पनिशमेंट की बात आती है, तो 2 वर्ष तक के पनिशमेंट है, और साथ या फिर जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। वहीं अगर घातक हथियार से अगर यहाँ पे बलवा किया जाता है, ठीक है, घातक हथियार से अगर बलवा किया जाता है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, यानी कि ऐसा हथियार है, धारदार हथियार लेके जा रहे हो हिंसा करने जिससे मृत्यु हो भी सकती है लोगों की, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 5 वर्ष तक की पनिशमेंट मिल सकती है। साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये बात हो गई। अब एक क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए जहाँ पे 6 अभियुक्त हैं, ठीक है, 6 अभियुक्त थे और उसमें से 2 को क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। क्या पहले तो इनमें क्या सभी के ऊपर चार्ज क्या लगाया गया था, बलवा के लिए चार्ज लगाया गया, सबके ऊपर आरोप लगाया गया 6 के ऊपर। अब 6 में से 2 को क्या कर दिया गया, यहाँ पे बाद में गवाही हुई, एविडेंसेस आए, उसमें से 2 को क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया। तो क्या बाकी जो 4 बचे हैं तो उन चारों को क्या बलवा के लिए पनिशमेंट मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बताओ। नहीं मिलेगी। ठीक है, सुनो, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नहीं। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगी, कि भाई जब इसका यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट्स ही क्या है कि कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया था। एक केस है प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य 1997 का मामला था। प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य 1997 का, 1977, ठीक है, सॉरी 1977 का ये मामला था, जिसमें कहा गया था कि अगर कम से कम 5 व्यक्ति ही होना आवश्यक है तो 4 को पनिशमेंट कैसे मिल सकती है बलवा के लिए।
ठीक है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे इसको बल्बा के लिए पेंशन नहीं मिलेगी, हो सकता है वहाँ पे 34 लगा सकते हैं, क्योंकि इसने एक सभी साथ में थे, साथ में अपराध किया है। ये हो गया। अब बात आती है सेक्शन 192 की। सेक्शन 192 क्या कहता है? बल्बा कराने के आशय स्वैरता से प्रकोपन देना, यदि बल्बा किया जाए या यदि बल्बा ना किया जाए। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। आपने क्या किया? बल्बा कराने के आशय से ना स्वयं से किसी को प्रकोपन दिया कि ताकि वो बल्बा करे, हिंसा करे। आप उस जमाव में हो, आपने क्या किया? प्रकोपित किया उन लोगों को कि ताकि बल्बा किया जाए, और उस बल्बा के परिणाम स्वरूप, ठीक है, बल्बा के अगर आपने ऐसा प्रकोपन दिया हो, प्रकोपन के परिणाम स्वरूप अगर बल्बा कर दिया जाता है तो कम से कम आपको 1 वर्ष तक की सज़ा होगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। और मान लीजिए बल्बा अगर नहीं किया जाता तो 6 महीने की सज़ा, जिसने प्रकोपन दिया है। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 193। ये आपका सेक्शन 154 से 156 तक के प्रोविजन को यहाँ पे कवर करके रखा है। तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जितना है मैं वही चीज़ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अननेसेसरी चीज़ मैं यहाँ PDF में लेके नहीं आया हूँ। यहाँ पे कहता है उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी आदि जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बल्बा किया गया है उसका दायित्व। अब जिस भूमि के स्वामी, यानी कि कोई भूमि है, ठीक है, अब उसके स्वामी या अधिभोगी आज जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बल्बा किया गया है उसका क्या दायित्व है? भाई मेरी प्रॉपर्टी है एक, अब इस प्रॉपर्टी पे क्या हो रहा है? बल्बा किया जा रहा है, विधि विरुद्ध जमाव किया जा रहा है, तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है? अगर मेरी प्रॉपर्टी तो क्या ड्यूटी बनेगी कि भाई जाके निकटतम पुलिस थाने को बताऊं, थाने में जो पुलिस वाले हैं उनको बताऊं, उनको सूचित करूं। तो यही चीज़ यहाँ कहता है कि अगर जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी भूमि पर, उसकी प्रॉपर्टी पर क्या बल्बा या विधि विरुद्ध जमाव किया जा रहा है ना, तो उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो जाके पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी जो भी होगा उसको यहाँ पे सूचित करे कि उसकी प्रॉपर्टी पे ऐसा जमाव हो रहा है, ऐसा अपराध हो रहा है। और अगर वह नहीं करता, अगर मान लीजिए उस भूमि स्वामी नहीं करता, जिसके अधिभोग में वो प्रॉपर्टी है वो नहीं करता, तो उसको कितने पनिशमेंट मिलेगी? यहाँ पे 1000 रुपये तक का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 194। सेक्शन 194 किसके बारे में बात करता है? दंगा के बारे में। दंगा, ठीक है, आफरे। सेक्शन 159 और 160 में बताया गया था कहाँ पे? इंडियन पिनल कोड में। अब इसको 194 में करते हैं। 2 लाइन की है यहाँ पे, 2, इसलिए इसको एक ही सेक्शन में कर दिया गया है। तो अब आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं कि पनिशमेंट किस धारा में है, परिभाषा किस धारा में है। तो आपको एक ही धारा याद करनी है। कौन से? सेक्शन 194, धारा 194। अब यहाँ कहता है कि जब 2 या अधिक व्यक्ति, ठीक है, तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो गए? पहला कि 2 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 2 या अधिक। पहला ये हो गया। लोक स्थान में लड़कर। दूसरा यहाँ पे कहता है कि लोक स्थान, ठीक है ना, पब्लिक प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर में लड़ रहे हो या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे लड़ रहे हो जहाँ पे लोग आते जाते नहीं, पब्लिक प्लेस नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला क्या है कि आपको 2 या अधिक व्यक्ति लड़ने चाहिए, साथ ही साथ वो किसी लोक स्थान में लड़ने चाहिए। और लोक स्थान में लड़ते हैं तो उससे क्या होना चाहिए? लोगों की शांति में विघ्न उत्पन्न होता है, ठीक है। लोक शांति में विघ्न उत्पन्न हो तो ऐसे अगर लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है दंगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि दंगे में 2 या अधिक व्यक्ति होते हैं, किसी लोक स्थान में लड़ते हैं, और उस लड़ने की वजह से लोगों की शांति में विघ्न उत्पन्न होता है, लोगों को परेशानियाँ होती हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा दंगा, जिसके लिए आपको 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है या 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी 1 माह की सज़ा भी हो सकती है, 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब यहाँ 1000 लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1000 तक है। इसका मतलब कि आपके ऊपर 500 रुपये भी जुर्माना लगाया जा सकता है, 200 रुपये भी जुर्माना लगाया जा सकता है, 50 रुपये भी। यानी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और कोर्ट कैसे देखेगा? ये देखेगा कि आपकी परिस्थितियाँ क्या है, सिचुएशन क्या है, आपकी स्टेटस क्या है, उसके अनुसार यहाँ पे देखा जाएगा। दंगा में ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। अब आता है सेक्शन 195। सेक्शन 195 एक मैंने बताया था बल्बे के साथ पढ़ना है। तो ये क्या है?
सेक्शन 152 में था इंडियन पेनल कोड में, अब कहाँ बता दिया गया है सेक्शन 195 में। ये कहता है कि लोक सेवक जब बल्बे इत्यादि को दबा रहा हो, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है, यानी कहीं अगर विद्युत जमा हो रहा है और या फिर कहीं बल्बा हो रहा है तो उसको शांत करने का दायित्व तो किसका होता है? सबसे पहले पुलिस का होता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और मान लीजिए पुलिस क्या कर रही है, उस बल्ले को दबा रही है कि भाई ठीक है शांत हो जाओ, अपने अपने घर जाओ, ठीक है, आराम से समझा रही है, ठीक, बल्बे को दबा रही है। और वहाँ पे अगर उस पुलिस वाले पे क्या किया जाए, उस पर हमला किया जाए या फिर उसे बाधित किया जाए, उसमें बाधा उत्पन्न किया जाए, तो फिर क्या होगा? तो जो ऐसा बाधा उत्पन्न करता है, जो ऐसा हमला करता है ना ऐसे लोक सेवक पे या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसको क्या होगा? उसको यहाँ पे 3 वर्ष तक की सज़ा होगी या फिर कम से कम उसको 2500 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो कम से कम कितना? 2500 रुपये। ये अब कम से कम है, अधिकतम और भी हो सकता है और 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। वहीं दूसरा कहता है कि लोक सेवक जो विद्युत जमाव को बिखरने या बल्बे का या दंगे को दबाने का प्रयास कर रहा है, उसमें हमले की धमकी देना, मानी वो क्या कर रहा है? आपके बल्बे को या फिर विद्युत जमाव को बिखेरने का काम कर रहा है, दबाने का काम कर रहा है, दंगे को शांत हो जाए सब प्रयास कर रहा है, और लेकिन आप उस पर क्या कर रहे हो? हमला करने की धमकी दे रहे हो, उसके काम में बाधा डाल रहे हो, तो आपको कितनी सज़ा होगी? 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ आपको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 196 जो है आपका 153A था और 153B, उन दोनों को क्या किया गया है? सेक्शन 196 और 197 में लाया गया है। और एक सेक्शन और था 153AE, इसको हटा दिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा। किस के आधार पर? पहला तो धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान तथा भाषा आदि के आधार पर अगर क्या किया जाता है, विभिन्न समूहों के बीच में क्या किया, शत्रुता बढ़ाई जा रही है, संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य किया जा रहा है, ताकि उनके बीच में ये सौहार्द ना बना रहे, उनके बीच में जो प्रेम है, भाईचारा है, वो खत्म हो जाए, एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। अगर इस आधार पर क्या किया जाता है कि जो कोई उपरोक्त आधारों पर कौन सा? धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर क्या करता है? संप्रवर्तन करता है। संप्रवर्तन किस माध्यम से करेगा? या तो कुछ बोलेगा, उसको लिखे गए शब्दों या संकेतों, या फिर दृश्य रूपण यानी कि किसी चित्र के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से क्या कर रहा है? उन्हें भड़का रहा है उन लोगों को। ठीक है, तो या फिर कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई कार्य करता है, या फिर किसी अभ्यास, आंदोलन या क्रियाकलाप या आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए, या तो कोई अभ्यास करता होगा या फिर कोई आंदोलन स्टार्ट कर दिया होगा उन लोगों के बीच, ठीक है, या फिर कोई आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा होगा, तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी? उसको मिलेगी 3 वर्ष तक की सज़ा, साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि उपधारा 1 में जो अपराध बताए गए हैं, यदि मान लीजिए किसी पूजा वाले स्थान में किया जाता है, जहाँ पे धार्मिक स्थान है, जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, उस स्थान पे करता है, तो उसको 5 वर्ष तक की सज़ा होगी और साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 197, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इसको जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, जिसमें टाइम देना चाहिए था तो मैंने टाइम दिया। ठीक है, इसके बाद आता है 197, इसे ये कहता है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान, यानी कि आप ऐसा शब्द बोलते हो, ऐसा लांछन लगाते हो जिस पर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप किस माध्यम से? अगर कुछ बोल के, लिख के या फिर संकेत, दृश्य रूपणों के माध्यम से क्या कर रहे हो? कोई ऐसा लांछन लगाते हो जिससे किसी वर्ग के व्यक्ति को इस कारण से कि वह किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषा या जाति के सदस्य हैं, विधि और सभी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रख सकते, बात की अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते। आप क्या बोलते हो कि किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा बोलते हो कि किसी पर्टिकुलर वो हिंदू जाति का है, वो मुस्लिम जाति का है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है या नीची जाति का है। अब ऐसा कुछ बोल के क्या करते हो? कहते हो कि वो संविधान पे सच्ची श्रद्धा नहीं रखता है, ठीक है ना, वो भारत में रहने के लायक ही नहीं है, या फिर ऐसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई, जाति के आधार पर कहते हो कि वो ऐसा सदस्य है जो भारत के नागरिक अधिकार दिए जाने के योग्य नहीं है, उसको भारत में जो अधिकार दिए जाने चाहिए वो छीन लेने चाहिए। अगर ऐसा आप कहते हो तो आपको भी यहाँ पे क्या 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, बाकी तीसरा आप पढ़ सकते हो, कोई ऐसा शब्द बोलते हैं जो भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालती हो, सुरक्षा को खतरे में डालती है, मिथ्या भ्रामक जानकारी पैदा करती है, ये सारी चीज़ें, ये वहाँ पे आपको 3 वर्ष तक की सज़ा होगी, साथ ही जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा।
उसका दूसरा आता है उपधारा एक उपासना स्थल पर, यानी उपधारा एक के जितने भी एक्ट हैं अगर उपासना स्थल पर किया जाए, पूजा स्थल पर किया जाए तो आपको 5 वर्ष तक की सजा होगी, साथ साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया है चैप्टर 11, ठीक है। तो चैप्टर 11 तक ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन 197 तक के प्रोविजन। अब हम सेक्शन 198 से अगला पढ़ेंगे सेक्शन चैप्टर 12, ठीक है। तो BNS हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे BSA भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट है, बाकी अभी लेक्चर आना बंद है, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही लेक्चर पढ़ा सकता हूँ। बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में।